नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी अनुवाद पर एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसमें हम भाषा, अनुप्रयोग और अनुवाद पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे हिंदी विषय के विशेषज्ञ प्रोफेसर पूरनचंद टंडन। प्रोफेसर टंडन प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में। आइए प्रोफेसर टंडन का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज भाषा अनुवाद के इस विषय पर क्या प्रकाश डालेंगे। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार मित्रों। अनुवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक अनुप्रयोग मूलक विधा है। भाषा के अनुप्रयोग से ही एक तरह से इसका संबंध दिखाई देता है। अगर अनुप्रयोग को केंद्र में रखकर भाषा का रचनात्मक उपयोग किया जाता है तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अनुवाद की दिखाई देती है। भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं। हम जानते हैं कि भाषा समाज और संस्कृति के लिए, संवाद के लिए, संवेदना के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन किसी भी स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र के लिए यदि वहाँ की भाषाओं का अलग अलग अनुशासनों में अनुप्रयोग समय सापेक्ष नहीं हो पाता तो उस राष्ट्र के लिए भाषा की रचनात्मक भूमिका संदिग्ध हो जाती है। एक पक्ष तो भाषा के अनुप्रयोग का साहित्य है और साहित्य में भी गद्य और पद्य दो रूपों में हम देख सकते हैं कि भाषा का अनुप्रयोग होता है। लेकिन साहित्य से इतर क्षेत्र जो हैं, अनुशासन जो है, उनमें भाषा के अनुप्रयोग की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी रचनात्मक हो जाती है। यह ठीक है कि यह अनुप्रयोग मौलिक भी होना चाहिए, हो सकता है। अगर कोई बिना अनुवाद का सहारा लिए भौतिक शास्त्र में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में, कृषि विज्ञान में या इसी प्रकार के अन्य अनुशासनों में यदि लिखना चाहे, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि वह विषय का विशेषज्ञ हो और हिंदी भाषा में या उस भाषा में जिसमें उसको प्रस्तुत करना है उसका आधिकारिक ज्ञान भी हो। सामान्यतः यह होता है कि जो हिंदी या भारतीय भाषाओं के आधिकारिक विद्वान हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह इस तरह के साहित्येतर विषयों के भी विशेषज्ञ हों। अगर किसी व्यक्ति की विधि में विशेषज्ञता है और उसके ज्ञानार्जन का माध्यम अंग्रेजी रही है, उसके अध्ययन का, उसकी शोध का, उसके भाषिक व्यवहार का जो पक्ष है वो अंग्रेजी से जुड़ा रहा है, क्योंकि शिक्षा पद्धति में विधि की शिक्षा अधिकांशतः अंग्रेजी के माध्यम से ही होती रही है। अब ऐसे में अपेक्षा हम करते हैं कि विधि विषयक पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें ये हिंदी में और भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हों। ऐसे में इन पुस्तकों के या इस प्रकार की सामग्री के लेखन का कार्य वही व्यक्ति करेगा जो इस विषय का विशेषज्ञ होगा। ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल कि हिंदी विषय का, हिंदी अनुशासन का विशेषज्ञ विधि विषय की जानकारी के बिना उसमें लेखन कर दे। यही स्थिति वित्त में, वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, विज्ञान के अनेक शाखाओं में, आयामों में हम देख सकते हैं। तो जो तकनीकी क्षेत्र हैं,
प्रौद्योगिकीय क्षेत्र हैं, मान लीजिए कंप्यूटर की विशेषज्ञता की बात कर रहे हैं, और कंप्यूटर पर हिंदी में या भारतीय भाषाओं में पुस्तक चाहिए, क्योंकि यह बात हम जानते हैं कि जब तक स्वभाषा में विषय का अध्ययन न हो तब तक परिपक्व ज्ञान या प्रौढ़ ज्ञान इसकी प्राप्ति में संदेह बना रहता है। जितनी सहजता से हम अपनी भाषा में ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और उसका एक आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं, उतनी सहजता से वह अभिव्यक्ति के रूप में और बोधगम्यता के रूप में, दोनों ही संदर्भों में हम देख सकते हैं। अंग्रेजी के माध्यम से जो अध्ययन होता है वह मातृभाषा या अपनी भाषा की तुलना में उतना आधिकारिक नहीं हो पाता। अगर किसी ने बहुत उच्च शिक्षा और शोध आदि के क्षेत्र में बिल्कुल बाल्यकाल से अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग किया है तो ऐसा कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन भाषा क्योंकि प्रयोग की वस्तु है और भाषा के बारे में यह कहा जाता है कि अगर उसका विधिवत प्रयोग नहीं होगा, अनुप्रयोग नहीं होगा, तो वह भाषा भी जीवित नहीं रहेगी और अनुप्रयोगता को उसमें विश्वास भी नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, इस दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि साहित्य से इतर विषयों अनुशासनों में भाषा के एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। पहला रूप जो मौलिक लेखन का है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वह उस विषय का विशेषज्ञ ही लिख सकता है, और सीमा यह है कि जो विषय का विशेषज्ञ होता है उसके ज्ञानार्जन का माध्यम अंग्रेजी रहती है, परिणामतः वह हिंदी में या भारतीय भाषाओं में नहीं लिख पाता। तो एक तरफ भाषा ज्ञान है, दूसरी तरफ विषय ज्ञान है। अब इन दोनों में एक ब्रिज, एक सेतु कैसे बने? हमारी राष्ट्रीय विकास की जो स्थिति है उसमें एक बड़ी बाधा यही रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद से हम देख सकते हैं अब तक लगभग 68 और 70 साल के आसपास की आज़ादी हम देख चुके हैं। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, वो एक पटरी पर चलते रहे, उन्होंने काम किया, लेकिन साहित्येतर विषयों के क्षेत्र में जो भी काम हुआ वह अधिकांशतः अंग्रेजी में हुआ। और जो हिंदी या भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उस भाषा में काम तो किया, लेकिन वही कार्य किया जिस पर उनका अधिकार था। तो सामान्यतः हिंदी में जो लेखन हुआ वो साहित्यिक लेखन ही होता रहा। तो साहित्येतर विषयों में और हिंदी या भारतीय भाषाओं में, तमिल है, मराठी है, गुजराती है या अन्य इस तरह की भाषाएं हैं, हमारी संविधान स्वीकृत 22 भाषाएं जिनको हम राष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में देखते हैं, इनमें कोई तालमेल नहीं बना। एक जो संबद्धता होनी चाहिए थी, आदान प्रदान, विचार विनिमय का माध्यम होना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। तो स्वाभाविक है ऐसे में हमें अनुवाद की शरण में जाना पड़ा, और अनुवाद ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज भी उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी तक हमारे सामने ये संकट है कि जब तक हम प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अध्ययन अध्यापन का, शोध आदि का माध्यम इन भाषाओं को नहीं बनाएंगे, तब तक इन भाषाओं में उन विषयों का मौलिक लेखन हो नहीं पाएगा। तो जो हमारे विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, जो हमारे स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स तैयार हो रहे हैं, जब तक वो
इन भाषाओं के माध्यम से उस विषय के ज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे तब तक उनमें लिखना, बोलना, पढ़ना और शोध आदि करना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचता है कि जब तक ऐसा संभव नहीं हो पाता तब तक हमें अनुवाद की शरण में जाना पड़ता है। और इस कार्य के लिए, क्योंकि ये तकनीकी विषय हैं, क्योंकि ये साहित्येतर विषय हैं, ये ज्ञान विज्ञान के विषय हैं, और ज्ञान विज्ञान के विषयों में सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं होता, विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। यह अवधारणात्मक या पारिभाषिक शब्दावली होती है। अवधारणात्मक या पारिभाषिक शब्दावली अधिकांशतः कृत्रिम होती है। उसको हम सोर्स लैंग्वेज, जिस भाषा से वो शब्द आ रहे हैं और उन शब्दों के विश्व ज्ञान की इस शब्दावली का अंग्रेजी के माध्यम से जब हम आयात करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके समतुल्य फिर हमें उन अनुशासनों की अलग अलग शब्दावली भी बनानी पड़ती है। फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या इसी प्रकार से गणित, मैथमेटिक्स की, अलजेब्रा की, कंप्यूटर की, प्रौद्योगिकी की, ऐसे अलग अलग तरह से मीडिया की शब्दावली अलग प्रकार की होती है। और इस शब्दावली को बनाने का दायित्व, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है जिसको हम CSTT के नाम से, यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसके लिए हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, यह नामकरण है उसका। तो इस आयोग को यह दायित्व भारत सरकार की तरफ से दिया गया, क्योंकि यह सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। 1960-61 से लगातार इस दिशा में कार्यरत है। तो जब हम इन विषयों का या एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्षेत्रों का संदर्भ लेते हैं, साहित्येतर अनुशासनों की बात करते हैं, तो भाषा के अनुप्रयोग की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो बात चाहे प्रशासन की हो, चाहे विधि की हो, बैंक की हो, बीमा की हो, वित्त की हो, वाणिज्य की हो, या विज्ञान की अनेक शाखाओं और अनुशासनों की हो। विज्ञान में भी एक के बाद एक आंतरिक अनुशासन बहुत हैं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ये जो अनुप्रयोग है भाषा का, इसके आयाम बहुत सारे हैं। इसलिए ये जो शब्दावली है यह भी अलग अलग अनुशासन की हो जाती है। खेलों के शब्द बिल्कुल अलग हैं, बाजार के शब्द बिल्कुल अलग हैं, शेयर मार्केट के शब्द बिल्कुल अलग हैं। अपराध शब्दावली, अगर हम समाचारों की बात करें तो जो आपराधिक समाचार हैं उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। उनमें प्रयुक्त जो शब्द हैं उनका तेवर, उनका मुहावरा, उनकी शैली वो बिल्कुल अलग तरह से दिखाई देती है, क्योंकि उसी प्रकार की व्यंजना भी उन शब्दों के माध्यम से होती है, उसी प्रकार का बिंब भी उन शब्दों के माध्यम से बनता है। राजनीति के समाचार, संस्कृति के समाचार, शैक्षिक समाचार, फिर इसी प्रकार वर्गीकरण हम करते चलें, कृषि समाचार। तो ये जो विभाजन है इन समाचारों में, चाहे वो लिखित रूप में पत्र पत्रिकाओं में हो या मौखिक रूप से रेडियो टेलीविज़न पर हो, तो मीडिया के ये जितने आयाम हैं, मुद्रित माध्यम और विद्युतीय माध्यम, इनमें हम देख सकते हैं कि भाषा के ये अनुप्रयोग हमें देखने को मिलते हैं।
मनोरंजन का क्षेत्र अलग है, चिकित्सा का क्षेत्र अलग है, स्वास्थ्य का क्षेत्र अलग है, व्यायाम का क्षेत्र अलग है। फिर उसमें भी और आगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हो जाता है। आयुर्वेद की शब्दावली अलग है, एलोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उसकी शब्दावली बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर भाषा के अनुप्रयोग की जब हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे आयाम हैं। भाषा अपने आप में ही बहुत सारे आयामों के साथ हमारे समक्ष आती है। एक सामान्य बोलचाल की भाषा होती है और एक जो सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग प्रयोजन विशिष्ट को केंद्र में रखकर चलने वाली भाषा होती है। तो इस प्रकार मित्रों हम देख सकते हैं कि ये जो अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं ये हैं तो बहुत, क्योंकि जितने अनुशासन हैं उन सब में अलग अलग अनुप्रयोग होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में अगर हम व्यावहारिक रूप से थोड़ा विचार करें तो प्रशासन का क्षेत्र है, क्योंकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्य निस्तारण के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वह प्रशासन की भाषा है। जैसे केंद्र सरकार में अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो उसके साथ साथ अंग्रेज़ी भी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में सह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य है, अभी चल रही है। राज्यों के स्तरों पर ऑफिशियल लैंग्वेज में वहाँ की जो राज्य की भाषाएं हैं उनको भी साथ साथ शामिल किया गया है। तो प्रशासन के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में गणित है, चिकित्सा है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन है, इतिहास है, भूगोल है, काव्यशास्त्र है, भाषा विज्ञान है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हम देख सकते हैं कि इनमें भाषा के अलग अलग अनुप्रयोगिक रूप हमारे सामने आते हैं। इन सब पक्षों को मोटे तौर पर जब हम फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में जोड़ते हुए देखते हैं तो 6-7 आयामों पर हमारी दृष्टि विशेष रूप से जाती है। एक जिसको हम ऑफिशियलीज कहते हैं यानी कार्यालयी भाषा या प्रशासनिक भाषा, दूसरा जो टेक्निकल लैंग्वेज है यानी तकनीकी भाषा का क्षेत्र, तीसरा कमर्शलीज की जो लैंग्वेज है तो वाणिज्यिक क्षेत्रों की जो भाषा है, फिर मास मीडिया के क्षेत्र की जो भाषा है जिसको हम जनसंचार की या मीडिया की भाषा के रूप में देखते हैं, फिर सोशलीज के रूप में हम समाजशास्त्रीय या समाज भाषा विज्ञान या समाज भाषा आदि के क्षेत्रों की भाषा के रूप में देखते हैं, और फिर लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में हम उसे लिटरेचर की भाषा के रूप में देखते हैं। तो मोटे तौर पर हम देखते हैं कि ये क्षेत्र बन जाते हैं जहाँ भाषा अनुप्रयोग के आयाम हमारे समक्ष उभर कर आते हैं। मनोरंजन का भी एक क्षेत्र जो एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो रेडियो टीवी के माध्यम से हो या सिनेमा आदि के माध्यम से हो, धारावाहिकों के माध्यम से हो, उसमें भी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन इन सब क्षेत्रों की शब्दावली भिन्न भिन्न होती है, अवधारणात्मक होती है, क्योंकि जो कॉलम राइटिंग है अगर अखबार में मान लीजिए तो कॉलम राइटिंग के लिए उसके समतुल्य हिंदी में स्तंभ लेखन जैसा शब्द निर्धारित है। अब इस स्तंभ लेखन को हम अवधारणात्मक शब्द के रूप में ही देखते हैं। यदि हम इसकी जगह कोई और शब्द रखेंगे तो संभवतः फिर हम अवधारणा को उस रूप में संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। तो अनुप्रयोग की भाषा काफ़ी हद तक पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ी रहती है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द परिभाषा की अपेक्षा रखते हैं और अवधारणा के साथ हमारे समक्ष आते हैं। तो ऐसे अनुप्रयोग मूलक भाषा के आयामों में हम देख सकते हैं कि यह तो रहता ही है कि उसकी शब्दावली भिन्न हो, लेकिन साथ साथ उसकी प्रयुक्तियां भी भिन्न होती हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने आज चर्चा की
के भाषा अनुप्रयोग के अनेक क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनका मौलिक लेखन और अनुवाद आदि के संदर्भ में क्या रूप है। मैं समझता हूँ कि ये बात आपके पास स्पष्ट रूप से पहुँच गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एडुसेट व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद इस अनुप्रयोग मूलक भाषा को किन किन क्षेत्रों में ले जाता है और इसकी उपादेयता किस तरह से वर्तमान संदर्भों में अनिवार्यता बन जाती है। विशेष रूप से हिंदी के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ द्विभाषिकता के प्रावधान हैं उससे और ये जो बहुभाषा भाषी समाज भारत का है उससे जब हम उच्च शिक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, इस तरह के अनुशासनों में विकास की बात करते हैं, लेखन और प्रकाशन की बात करते हैं, पठनीयता और संप्रेषण की बात करते हैं, तो हमारे सामने ये पक्ष बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उभर कर आता है। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो ज्ञान साहित्य है, विज्ञान साहित्य है, उसमें आज अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में मौलिक लेखन जिस तरह से युद्ध स्तर पर होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जितना ज्ञान विज्ञान साहित्य हिंदी में उपलब्ध है या अभी लेखन प्रक्रिया में है, प्रकाशन प्रक्रिया में है, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय हम अभी अनुवाद को ही दे रहे हैं, क्योंकि अनुवाद के कारण ही हम आज इन अनुशासनों में हिंदी की पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें देख रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं भी अब देख रहे हैं। और इन अनुशासनों में अब हिंदी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो गया है। कहीं MBA जैसा कोर्स भी अब हिंदी माध्यम से हो रहा है, कहीं उच्च शिक्षा की स्नातकोत्तर या निष्णात उपाधि की जो MA आदि की जो शिक्षा है उसमें भी हिंदी माध्यम बहुत सारे अनुशासनों में अब देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में होने लगा है। हिंदी भाषा भाषी राज्यों में ही, क्षेत्रों में ही नहीं, अब दूसरे गैर हिंदी भाषा भाषी, जो हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इस तरह के संकेत अब मिलने लगे हैं कि हिंदी माध्यम से तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकीय शिक्षा, कंप्यूटर आदि की शिक्षा, विज्ञान आदि की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, चिकित्सा आदि की शिक्षा ये दी जाने लगी है। तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। हम हिंदी भाषा के अनेक रूपों पर जब दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि सामान्य हिंदी पर जाती है, बोलचाल की हिंदी,
यानी एक समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति जब परस्पर बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी पारिभाषिकता को ध्यान में रखे, शब्दावली के विशिष्ट प्रयोगों के प्रयोग की अनिवार्यता को समझे बिना जब वो बातचीत करते हैं सहज रूप में, अनौपचारिक रूप में, इस तरह की भाषा जिसमें हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेज़ी का, पंजाबी का, इनके शब्दों का प्रयोग भी बेधड़क कर लेते हैं हम, और एक मिश्रित प्रकार की सी भाषा हम देखते हैं कि समाज में देखने को मिलती है। रेलवे स्टेशन पर हम जाएं, बस अड्डे पर हम जाएं, हॉस्पिटल्स में हम जाएं, मनोरंजन केंद्रों पर हम जाएं, और यहाँ तक कि शिक्षा क्षेत्रों में विद्यार्थियों में भी आपस में बातचीत जब होती है तो जो एक व्यवहार की, बोलचाल की हिंदी है, उसका एक रूप, एक मुहावरा हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी भाषा जो अनौपचारिक है उसमें एक रूपता का कोई ध्यान रखना जरूरी नहीं होता, और आधुनिक संदर्भों को ध्यान में रखकर, सुविधा को ध्यान में रखकर, संप्रेषणीयता को ध्यान में रखकर प्रयोक्ता इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेता है। जिसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं कि जब तक हमारा रिजल्ट आउट नहीं होता तब तक हम सब के लिए टेंशन बनी रहेगी। तो रिजल्ट आउट होना, टेंशन बने रहना, ये सारे प्रयोग अंग्रेजी के हैं, लेकिन वाक्य विन्यास में हम इनका प्रयोग भी सामान्य बातचीत में कर लेते हैं। मैं अपने टीचर को, मैं अपने मदर फादर को, मैं अपने ब्रदर सिस्टर को एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए गया। अब ये जो वाक्य विन्यास है ये सहजता की दृष्टि से, संप्रेषणीयता की दृष्टि से प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार के प्रयोग हम देख सकते हैं कि ये सामान्य प्रयोग हैं, सामान्य हिंदी के प्रयोग हैं। पेपर्स जल्दी जल्दी निपटाओ, पेपर्स जल्दी जल्दी ले आओ, क्योंकि साहब को, अधिकारी को सिग्नेचर्स करने हैं। यदि सिग्नेचर नहीं हुए तो कागजात हेड ऑफिस समय से नहीं पहुंच पाएंगे, समय से हेड ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, डिले हो जाएगा तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ये सारे वाक्य विन्यास हमें सामान्य हिंदी में प्रयोग में मिलते हैं। तो एक रूप जो हम सब्जी वाले से बात करते हैं, रिक्शा वाले से बात करते हैं, टैक्सी स्कूटर वाले से बात करते हैं, और भाषा का अनौपचारिक प्रयोग हम करते हैं। घर में भाई बहनों से, मित्रों से, इन सब से भी बात करते हैं। तो इस तरह के प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। इसके मूल में संप्रेषणीयता की सरलता, सहजता ये रहती है। कोई औपचारिकता, कोई नियम इसके साथ जुड़कर नहीं आता। एक तरह से वक्ता श्रोता के बीच में ये संबंध बनाने का काम ये भाषा करती है। दूसरा प्रयोग हिंदी भाषा का हम साहित्यिक प्रयोग देखते हैं। कविता में, कहानी में, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है, आलोचना है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं। अलग अलग इन रूपों में हम देख सकते हैं कि हिंदी के बहुत सारे विधागत रूप हमारे सामने आ जाते हैं। नाटकों में, एकांकी में जिस तरह के संवाद होते हैं, उपन्यासों में जिस तरह के संवाद होते हैं, तो वहाँ एक औपचारिक हिंदी होती है, एक साहित्यिक स्तर की हिंदी होती है, साहित्यिक गरिमा की हिंदी होती है। यह अलग बात है कि आंचलिक उपन्यास भी होगा तो आंचलिकता के शब्दों का विन्यास भी होगा, प्रयोग भी होगा, प्रयुक्तियाँ भी होंगी, भाषा भी होगी, वहाँ का संगीत भी होगा, वहाँ के गीत भी होंगे, लेकिन वह आंचलिकता एक विशेष प्रकार के लेखन की शैली है। लेकिन मर्यादा का उल्लंघन वहाँ भी नहीं होगा। इसलिए ये जो साहित्यिक हिंदी है ये सौंदर्यपरक अनुभूतियों की हिंदी है, ये संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की हिंदी है, और यह हिंदी सृजन धर्मिता को हमारे सामने लाती है।
इसमें लक्षणा का प्रयोग भी हो सकता है, व्यंजना का प्रयोग भी हो सकता है। जो शब्द शक्तियाँ हैं उनका रचनात्मक कौशल इसमें देखने को मिलता है। इसको हम सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की भाषा हिंदी भी कह सकते हैं और उसी रूप में हम इसे देखते हैं। आत्म केंद्रित होती है, स्वांतः सुखाय इसका प्रयोग होता है, लेकिन इन सब के साथ साथ उसमें आलंकारिकता भी होती है, उसमें लय भी होता है, उसमें बिंब विधान भी होता है, उसमें छंदों का बड़ा सुंदर रचनात्मक प्रयोग भी होता है। ये सारा एक साहित्यिक हिंदी का पक्ष है जिसको हम देखते हैं। तीसरा जो रूप है जिसकी चर्चा हमने पहले की भी है कि वो फंक्शनल रूप है, यानी आजीविका साधक भाषा का रूप, व्यावहारिक रूप, जिसको हम व्यावहारिक हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी, कामकाजी हिंदी, कार्य साधक हिंदी आदि आदि के रूप में देखते हैं। ये उद्देश्य मूलक हिंदी होती है, किसी खास उद्देश्य को लेकर इस प्रकार की हिंदी का प्रयोग होता है। अगर हम भौतिक विज्ञान पर पुस्तक हिंदी में लिखेंगे तो फिर भौतिक विज्ञान की गरिमा को ध्यान में रखकर ही उस तरह की भाषा का, शब्दावली का, प्रयुक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के, हर विषय के अपने शब्द होते हैं, अपने कंसेप्ट्स होते हैं, अपनी अवधारणाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। और हम जानते हैं कि प्रयोजन तो हर कार्य क्षेत्र में होता ही है, बिना प्रयोजन की बात बनती नहीं। इसलिए हिंदी का एक प्रयोजन मूलक पक्ष भी है जो उसका तीसरा रूप है। इसलिए हम कहते हैं कि यह जो रूप है यह फंक्शनल है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। इसको एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन, लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इस रूप में भी देखा जाता है। जैसे खेलों की शब्दावली है तो वो खेलों की शब्दावली है और खेलों में ही उनका प्रयोग होगा। बाजार की शब्दावली है, वो बाजार की शब्दावली है और उसका वहीं प्रयोग होगा। इन शब्दों को हम किसी दूसरे अनुशासन में नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हम अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में, टीवी में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कमेंट्री आदि में देख भी सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। इसका संबंध जीवन की जीविका अर्जन से भी है। इसका संबंध भाषा के औपचारिक आयामों को उजागर करने से भी है। मान लो बैंक की हिंदी है तो वहाँ बैंकिंग हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बैंक में या बीमा में या चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में इस तरह की शब्दावली जो होती है उसके साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ी होती है, जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, जवाबदेही भी जुड़ी होती है। तो उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए, उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए हमें विशेष रूप से अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने प्रयोजन को ध्यान रखना होता है। और यह एक प्रकार से विषय सापेक्ष सार्थक प्रयोग की भाषा होती है। इस पूरे भाषा क्षेत्र को हम देख सकते हैं कि उसका संबंध अनुवाद से बड़ा प्रगाढ़, बड़ा सुदीर्घ संबंध है, क्योंकि इन आयामों में जो भी भाषा तैयार हो रही है, जो भी शब्द तैयार हो रहे हैं, जो भी साहित्य तैयार हो रहा है ज्ञान विज्ञान का, वो अनुवाद से ही अधिकांशतः हो रहा है। यह अलग बात है कि आज हम 70 साल के इस स्वतंत्र राष्ट्र में परिकल्पना कर रहे हैं कि अब इन क्षेत्रों में मौलिक सृजन होना चाहिए। हमें कुछ ऐसे लेखक तैयार करने चाहिए जो इन तमाम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में मौलिक रूप से चिंतन करें, लिखें, अध्ययन करें, शोध करें और उनके लेखन में एक सहजता, एक मतलब नैसर्गिकता, एक स्वाभाविकता, इसका पुट दिखाई दे। कृत्रिम भाषा वो न लगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अनुवाद जन्य भाषा बनती है वो थोड़ी कृत्रिम हो जाती है। इस तरह की धारणा एक भाषा जगत में, अनुवाद जगत में है भी। लेकिन उस संदर्भ में मुझे लगता है कि वह सीमा
अनुवादक की तो हो सकती है, अनुवाद विषय की नहीं है। अनुवाद में सहजता और नैसर्गिकता या स्वाभाविकता यह अनुवादक के माध्यम से ही होती है। यदि बोधगम्यता उसके पास पूरी है, अगर अनुवाद किया हुआ या विषय को प्रस्तुत किया हुआ वह रूप उसकी अपनी समझ में आता है, तो उसके पाठक की समझ में भी आएगा, ऐसी एक मान्यता देखने को मिलती है। तो मित्रों, ये जो कामकाजी हिंदी है, ये जो प्रशासन की, व्यवसाय की, आजीविका की हिंदी है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस की हिंदी है। और इसी रूप में हम इस स्पेसिफिक पर्पस की हिंदी के बहुत सारे आयाम देख लेते हैं। ये अनुप्रयोग मूलक भाषा के, अनुप्रयोग मूलक हिंदी के अनेक आयाम हमारे सामने उजागर करता है। जैसे कार्यालय की हिंदी। अब कार्यालय की जो या प्रशासन की जो हिंदी है वो नितांत औपचारिक भाषा होती है। वैधानिकता को केंद्र में या ध्यान में रखकर प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। उसकी अपनी विशिष्ट प्रकार की प्रयुक्तियां होती हैं। प्रयुक्ति जो अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है रजिस्टर्स। तो अपने प्रयोग विशेष के कारण जिस रूप में वह प्रयुक्त की गई उक्ति बार बार अपनी जगह, अपना स्थान, अपनी पहचान बना लेती है, फिर उसी रूप में उसका प्रयोग। जैसे अंग्रेजी में तो हम इस तरह की प्रयुक्तियां अलग अलग अनुशासनों में खूब देखते ही हैं। प्रशासन में हम कहते हैं कि द नीडफुल हैज बीन डन, प्लीज डू द नीडफुल इमीडिएटली। अधिकारी फाइल पर लिख देता है प्लीज सी मी। तो प्लीज सी मी का शाब्दिक अर्थ यहां नहीं होगा कि आकर मुझे देखो। ये प्रयुक्तिपरक अर्थ है, अवधारणात्मक अर्थ है, जो ये कहता है कि इस फाइल के मामले में, इसके संदर्भ में आकर मुझसे बात करो, आकर मुझसे मिलो। क्योंकि जब तक आमने सामने बैठकर उस पर बातचीत नहीं होगी तब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा। तो प्लीज सी मी के लिए हिंदी में हमने प्रयुक्ति रूढ़ कर दी, उसी तरह जैसे अंग्रेजी में है वैसे हिंदी में कर दी कि कृपया आकर मिलें, कृपया आकर चर्चा करें, प्लीज डिस्कस। तो कृपया आकर चर्चा करें, ये इस तरह से प्रयुक्तियां बन जाती हैं। तो प्रशासन में शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी कुछ प्रयुक्तियां रूढ़ हैं जो आई अंग्रेजी के माध्यम से हैं, लेकिन हमने अंग्रेजी के समतुल्य हिंदी जगत में, हिंदी प्रशासनिक व्यवस्था में इसको लागू किया है। इसका प्रयोग खूब हो रहा है। ये जो प्रयुक्तिजन्य हिंदी के प्रयोग हैं, जैसे द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, तो अब हमने हिंदी में इसके लिए बिल्कुल उसी तरह से, उसी प्रयोजन धर्मिता से प्रयुक्ति बनाई कि मामला विचाराधीन है। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, तो मामला विचाराधीन है। इंप्लीमेंट इमीडिएटली, अब मान लीजिए फाइल पर, नोटशीट पर अधिकारी ने लिख दिया इंप्लीमेंट इमीडिएटली, तो हिंदी में उसके लिए उसी वजन का, उसी प्रभावात्मकता का उतना ही कॉम्पैक्ट, सुगठित प्रयोग हमने प्रयुक्ति में लागू किया। इसे तत्काल लागू किया जाए, इंप्लीमेंट इमीडिएटली, इसे तत्काल लागू किया जाए। अब ये जो प्रयोग हैं ये इस बात के द्योतक हैं कि प्रशासन की हिंदी या प्रशासन के और कार्यालयी क्षेत्र के जो भाषा के आयाम हैं उनमें हिंदी का जो रूप निकल कर आ रहा है वो पारिभाषिक शब्दों से, प्रयुक्तियों से अलग तरह से हमारे समक्ष आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि प्लीज डू नॉट सिट ऑन द पेपर्स। अब प्लीज डू नॉट सिट ऑन द पेपर्स का शाब्दिक अनुवाद करेंगे तो ये कहेंगे कि कृपया कागजों पर मत बैठिए। लेकिन प्रशासन में ये, इसका यह अर्थ नहीं है।
प्रशासन में इसका प्रयुक्तिपरक अर्थ होगा कृपया कागजों का निपटान, फाइल का निपटान शीघ्र कीजिए। मतलब इसको रोक कर मत बैठो फाइल को। ये ऑलरेडी पहले से ही इस पर बहुत विलंब हो चुका है, देरी हो चुकी है। सो एक अभिव्यक्ति की विशिष्ट शैली है। प्लीज डू नॉट सिट ऑन द पेपर्स। कृपया फाइल को आगे सरकाएं, फाइल को आगे बढ़ाएं, फाइल पर तत्काल कार्रवाई करें, इसे रोक के ना बैठें। इस तरह के प्रयोग फिर हम हिंदी में प्रयुक्ति के रूप में करते चलते हैं। तो मित्रों, ये प्रयुक्तियां हिंदी की अलग तरह की हैं। इसी प्रकार हिंदी की शब्दावली, जो पारिभाषिक शब्दावली है प्रशासन के क्षेत्र में, ऑफिशियल लैंग्वेज के क्षेत्र में, जैसे गोपनीय अंग्रेजी में शब्द है कॉन्फिडेंशियल, तो हमने हिंदी में गोपनीय शब्द बनाया। जो शब्दावली आयोग ने शब्दावली तैयार की, तो हम किसी पत्र पर, किसी लिफाफे पर, किसी फाइल के लिफाफे पर लिख देते हैं गोपनीय, तो इसका मतलब है ये कॉन्फिडेंशियल है। इसको कोई अनाधिकारी व्यक्ति खोलेगा नहीं, खोलेगा भाई जिसके पास इसको खोलने का अधिकार है। ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। जैसे संस्तुत के लिए अंग्रेजी में शब्द है रिकमेंडेड। तो संस्तुति करनी हो, किसी कार्य को रिकमेंड करना हो, किसी की एप्लीकेशन को, किसी फाइल को, किसी प्रस्ताव को, तो उस पर संस्तुत हम लिखते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म है और ये अंग्रेजी शब्दों के समतुल्य हमने इनकी संरचना बनाई है और उनका प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं। जैसे कार्रवाई, जैसे विचाराधीन या पावती, एक्नॉलेजमेंट के लिए पावती आदि शब्दों का प्रयोग है। फॉरवर्डेड के लिए अग्रेषित आदि शब्दों का प्रयोग है। तो इस तरह से ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी जो है, प्रशासन की, राजकाज की भाषा हिंदी जो है, उसमें इस तरह के प्रयोग देखने को मिलते हैं। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी का जो रूप है, जो अनुवादजन्य है, वह भी, उसको भी हम देख सकते हैं कि आजकल के ये जो युग है, ये व्यापार का युग है, ये वित्त और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने का युग है। जो अर्थशास्त्रीय नीतियां हैं वो इनको प्रोत्साहित करने की हैं। तो स्वाभाविक है कि जो बाजार तंत्र है, बाजार का जो युग है, उसकी भी अपनी एक भाषिक संस्कृति, अपना एक भाषिक व्याकरण तैयार हो रहा है। मीडिया में, विज्ञापनों में, आयात निर्यात में, इस तरह की चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो ये जो प्रयोग हैं वाणिज्य के क्षेत्र में, जो कमर्शलाइज जो फील्ड है, कमर्शलीज जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज के मामले में, भाषा के मामले में, उस तरह के प्रयोग भी हमें प्रयुक्तियों में और शब्दों में खूब मिल रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि वो एक खास तरह की शैली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बोधगम्यता की दृष्टि से तैयार करते हुए परोसी जा रही है, दी जा रही है। बेशक वो अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में बन रहे हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उनकी प्रयोजन धर्मिता, उनकी प्रयोग धर्मिता भी लगातार बढ़ रही है। जैसे आज बाजार खामोश है, तो मार्केट अगर ठंडी है, मार्केट में उत्साह नहीं है, चहल पहल नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, तो इस तरह का प्रयोग हम कर देते हैं। जिसे हम कहते हैं कि सोना उछला चांदी लुढ़की, तो सोने का उछलना और चांदी का लुढ़कना ये एक खास तरह के प्रयोजन परक अर्थ का द्योतक है। सोना उछला माने उसकी जो रेट है, उसके जो दाम है वो बढ़ गए, और चांदी फिसली माने उसकी मार्केट डाउन हो गई, उसके रेट गिर गए। दालें नरम तेल गरम, या जीरा भड़का, या तिलहन टूटी, या इसी तरह के अन्य प्रयोग। तो ये जो वाणिज्य के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में इस तरह की शब्दावली, इस तरह की प्रयुक्तियां देखने को मिलती हैं। खामोश सामान्य शब्द भी है, साहित्यिक शब्द भी है, लेकिन इधर बाजार का शब्द भी बन रहा है। उछलना, लुढ़कना, नरमी, गर्मी, तेजी, टूटी, मंदा, ये सुर्खी, ये तमाम उस तरह के शब्द हैं जो बाजार के और वित्त वाणिज्य के क्षेत्र में एक अलग तरह का व्याकरण लेकर, एक अलग तरह की व्यवस्था लेकर, संरचना लेकर हमारे समक्ष आ रहे हैं। इसी तरह मनोरंजन और खेल जगत के क्षेत्र की हिंदी की बात हम करें तो हम देख सकते हैं कि उसकी भी शब्दावली हमारे सामने एक अलग रूप में, एक अलग तेवर में, एक अलग मुहावरे में आ रही है। हम आंखों देखा हाल में जो लाइव कमेंट्री होती है,
रनिंग कमेंट्री होती है, रेडियो पर, टीवी पर हम देख सकते हैं। इसी तरह पत्र पत्रिकाओं की भाषा में भी हम उसको मुद्रित माध्यमों में भी देख सकते हैं। तो ये जो सीधे प्रसारण वाली शब्दावली है या अखबारों में मुद्रित माध्यम वाली शब्दावली है, वो खेलों की विशेष शब्दावली है। धोनी ने धोया, छक्के छुड़ाए, धूल चटाई, औंधे मुंह पटका आदि आदि, इस तरह के प्रयोग ये भी हम देख सकते हैं कि खेल जगत में इस तरह का एक भाषा का तेवर या मुहावरा या रूप तैयार हो रहा है और एक इसका खास प्रयोजन है, एक खास उद्देश्य है जो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हम वहां पर कर पा रहे हैं। विधि के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, यानी जो लीगल पक्ष हैं, एस्पेक्ट्स हैं, मामले हैं, उनमें भाषा का प्रयोग, क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स हैं हमारी, अभी सुप्रीम कोर्ट तक हिंदी प्रयोग उस रूप में देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि उसके अलग कारण हैं, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय स्तर की अदालतें हैं या जो जिनको हम लोअर कोर्ट्स के रूप में जानते हैं, उनमें हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में बहस भी हो रही है, वकीलों की दृष्टि से हम देखें, और निर्णय भी, जजमेंट्स भी हिंदी में लिखी जा रही हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें तो प्रचुर मात्रा में ये काम हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर भी अब बड़ी तेजी से इस दिशा में प्रयासरत हैं। तो ये जो प्रयोग है, ये विधि मंत्रालय द्वारा ये शब्दावली इसकी तैयार की जा रही है। जैसा हमने कहा कि टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जो शब्द बन रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD बना रही है, लेकिन विधि की शब्दावली ये लॉ मंत्रालय के माध्यम से, विधि मंत्रालय के माध्यम से बन रही है। तो जैसे बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है या ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ द केस है, इस तरह के प्रयोगों के समतुल्य हिंदी आधिकारिता का वर्जन, मामले का सारांश, दांडिक अपराध आदि, इस तरह के प्रयोग भी बन रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी ये एक अलग तरह का, तकनीक के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और फिर मीडिया के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, और फिर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये जो क्षेत्र हैं ये सारे हिंदी के अनुप्रयोग मूलक पक्ष हैं और इनमें अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्षेत्रों में हिंदी का विकास इसी आधार पर हो रहा है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि भाषा के अनुप्रयोग मूलक आयाम और अनुवाद ये आपके सामने आज स्पष्ट हुए होंगे। धन्यवाद। समय की कमी के चलते हमें अपना ये कार्यक्रम ही रोकना होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और इसी बात पर मैं प्रोफेसर टंडन का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और मित्रों, आपका हमारा शो देखने के लिए धन्यवाद।